गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज है 11 मई 2020 और लगाते हैं टेस्ट नंबर 329 यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2020। फोकस समसमायिकी पर है, उसमें रक्षा प्रौद्योगिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसका रिवीजन करना कम से कम 2 बार। देखिए, इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 329 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, स्मार्ट हवाई क्षेत्र रोधी हथियार के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। स्मार्ट हवाई क्षेत्र रोधी हथियार, इसको बोलते हैं SAAW। तो देखिए, यह ज़मीन पर 100 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को उच्च परिशुद्धता से भेदने में सक्षम है। और स्मार्ट हवाई क्षेत्र रोधी हथियार का विकास DRDO ने किया है, मतलब इसका विकास जो है वो DRDO ने किया है। बिल्कुल DRDO ने किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगर यहाँ इसरो होता फिर गलत हो जाता सेकंड वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, स्मार्ट हवाई क्षेत्र रोधी हथियार मतलब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन SAAW एक लंबी दूरी की हल्के उच्च परिशुद्धता निर्देशित एंटी एयरफील्ड हथियार है। यह 120 किलोग्राम वजनी एक स्मार्ट हथियार है जो ज़मीन पर 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर तक के लक्ष्य को उच्च परिशुद्धता से भेदने में सक्षम है। तो क्या है? ज़मीन पर 100 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को उच्च परिशुद्धता से भेजने में सक्षम है। और SAAW का विकास मतलब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वीपन का विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किया है। और यह भारत का पूर्ण स्वदेशी एंटी एयरफील्ड शस्त्र परियोजना है जिसकी स्वीकृति भारत सरकार ने सितंबर 2013 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्भय मिसाइल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। 3 बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, निर्भय का जो विकास है वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। इसकी मारक क्षमता 700 से 1000 किलोमीटर तक की है और ये सतह से सतह में मार करने वाली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए, सुपरसोनिक नहीं है, ये सबसोनिक है। सबसोनिक है, सुपरसोनिक नहीं है। बाकी के ऊपर के 2 करेक्ट हैं, तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा बी। तो यह सतह से सतह में मार करने वाली एक नाभिकीय क्षमता से युक्त सबसोनिक है, सुपरसोनिक नहीं है। बाकी इसकी मारक क्षमता 700 से 1000 किलोमीटर तक है। यह अपनी एक उड़ान में कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। और निर्भय एक सतह से सतह में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका विकास DRDO द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने हथियार और गोला बारूद के उत्पादन को मेक इन इंडिया अभियान के तहत बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के नियमों को उदार बनाया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उत्पादन के लिए दिया गया लाइसेंस हमेशा के लिए वैध होगा। प्रत्येक 5 साल के बाद लाइसेंस के नवीकरण की शर्त को हटा दिया गया है। और यदि अनुमति से 15% अधिक का उत्पादन किया जाता है तो इसके लिए सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा? देखिए, उत्पादन के लिए दिया गया लाइसेंस अब हमेशा के लिए वैध होगा, ये तो करेक्ट है। प्रत्येक 5 साल के बाद लाइसेंस के नवीकरण की शर्त को भी हटा दिया है। यदि अनुमति से 15% अधिक का उत्पादन किया जाता है तो इसके लिए सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी 1, 2 और 3। तो देखिए, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। उत्पादन के लिए दिया गया लाइसेंस अब हमेशा के लिए वैध होगा। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद लाइसेंस के नवीकरण की शर्त को हटा दिया गया है। हथियार उत्पादकों द्वारा निर्मित छोटे और हल्के हथियारों को केंद्र और राज्य सरकारों को बेचने के लिए गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति की अब जरूरत नहीं होगी। जितने उत्पादन की अनुमति है, अगर उससे 15% अधिक का उत्पादन किया जाता है तो इसके लिए सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ उत्पादक इकाई को लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण को सूचना देनी होगी।
क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, इसको बोलते हैं इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसका उद्देश्य है बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली को विकसित करना, और यह 3 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, और यह 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइल को गिरा सकती है। तो करेक्ट है यहाँ पर पहला, करेक्ट है यहाँ पर तीसरा, दूसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। तो देखिए, भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचने के लिए बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना है। मतलब एक तरह से मान लीजिए किसी, ये ए देश है, ये बी कंट्री है, इसने इसके ऊपर मिसाइल छोड़ दी। अब कुछ हमको ऐसा बनाना है ना कि सीधे ये आए, मतलब ऑपरेट करने की, वो खुद ही ऑपरेट हो जाए और इसको क्या करे, जैसे सीमा में आती है इसको तहस नहस कर दे, रडार में, जैसे रडार क्षेत्र में आती है, तो उसको बोलते हैं बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। मतलब मिसाइलों से बचने के लिए हमारे द्वारा की गई एक टेक्निक या फिर एक प्रणाली। तो देखिए, यह ज़मीन और समुद्र आधारित 2 स्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसके अंतर्गत अधिक ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस तथा कम ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस नामक मिसाइलों को विकसित किया गया है। तो गलत है दूसरा वाला, क्योंकि 2 स्तरीय है, ये 3 स्तरीय नहीं है। यह दोनों मिसाइलें 5000 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम हैं। तो 3 स्तरीय नहीं है, 2 स्तरीय है। ये कौन कौन सी हैं फिर से सुन लीजिए। एक तो है एयर एडवांस डिफेंस, और दूसरी है इंटरसेप्टर मिसाइल रक्षा प्रणाली। देखिए, इंटरसेप्टर रक्षा प्रणाली तो 2 स्तरीय है। एयर डिफेंस, एक है पृथ्वी एयर डिफेंस जो है अधिक ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए, और दूसरी है कम ऊंचाई की मिसाइल को मार गिराने के लिए एडवांस एयर डिफेंस। तो एयर डिफेंस, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला स्टेटमेंट है, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है न्यूट्रिनो वेधशाला, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला को दी गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी को स्थगित कर दिया गया है। जियो न्यूट्रिनो का अध्ययन भूकंप चेतावनी प्रणाली में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। देखिए, जो न्यूट्रिनो वेधशाला है ना, वो गुजरात में स्थित नहीं है, गुजरात राजस्थान की सीमा पर नहीं है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। तो एक को एलिमिनेट करिए, इसका आंसर भी हो जाएगा फिर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला को दी गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी जो है वो हटा दी गई है, छीन ली गई है। और जियो न्यूट्रिनो का अध्ययन भूकंप चेतावनी प्रणाली में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। 2 और 3 करेक्ट है यहाँ पर। तो कथन 1 सही नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला को दी गई पर्यावरण संबंधी मंजूरी को स्थगित कर दिया गया है, और यह केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, न कि गुजरात और राजस्थान। और जियो न्यूट्रिनो का अध्ययन भूकंप चेतावनी प्रणाली में सहयोगी सिद्ध हो सकता है। विज्ञान के इस क्षेत्र से संबंधित अध्ययन को बोलेंगे क्या, टोमोग्राफी। क्या बोलेंगे, टोमोग्राफी। तो स्थगित किया गया है इसको अभी के लिए, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, सही सुमेलित है। यह है बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश। इनकी विशेषता कैसी है ये देखिए, पृथ्वी के सामने लिखा है सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल। अग्नि के सामने लिखा सारी की सारी बैलिस्टिक हैं, सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल। त्रिशूल के सामने लिखा है सतह से हवा में मार करने वाली कम दूरी की और कम ऊंचाई की मिसाइल। आकाश के सामने लिखा है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, ये इनकरेक्ट तो कोई है ना।
तो सभी सही सुमेलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 और 4। तो देखिए उपरोक्त सारे के सारे कथन जो है वो करेक्ट हैं। मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में मिसाइलों को विकसित करने संबंधी जो प्रोग्राम है उसकी शुरुआत की गई थी 1983 में। और इसके पश्चात पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास हुआ। और इसी क्रम में इसको याद रखने का क्रम क्या है? पटना। क्या है? पटना। पटना मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। बस कन्फ्यूज़न मत हो जाना, सेकंड में जो है वो आग है, उसके बाद आएगा सबसे एंड में आकाश। सारी की सारी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। क्रम पूछ लेता है कभी कभी परीक्षाओं में कि त्रिशूल के बाद कौन आया या पृथ्वी के बाद कौन आया, याद रखिए इसी क्रम में पटना इसका कोड है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा भौतिकी का नोबेल लिसा पर कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। लिसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए लिसा एक अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है और यह 3 अंतरिक्ष यानों का समूह है और इसमें लेज़र इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा करेक्ट है? तो करेक्ट है जो लिसा है वो अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है और 3 अंतरिक्ष यानों का समूह है। लेज़र इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों को मापने का लक्ष्य रखा गया, तो डी है इसका आंसर। सभी सही हैं। तो देखिए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। लिसा अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर है और यह 3 अंतरिक्ष यानों का समूह है। इसमें लेज़र इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करके ग्रेविटेशनल वेव को मापने का लक्ष्य रखा गया है। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा 2017 का भौतिकी का नोबेल जो है वो गुरुत्वीय तरंगों की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। उनका नाम क्या थे? एक का नाम है रेनर वीस और सेकंड वाले का वेरी सी वेरिस और थर्ड है किप एस थॉर्न को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था 2017 का नोबेल लिसा के लिए। अब उल्लेखनीय है कि देखिए 2019 का जो भौतिकी का नोबेल है पता होगा आपको, कॉस्मोलॉजी के लिए मिला है और साथ ही में हेक्सोप्लैनेट की खोज के लिए संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को ही दिया गया है। उन 3 वैज्ञानिकों के नाम क्या क्या हैं? उनके नाम हैं जेम्स पीवल्स, माइकल मेयर और दीदेयर क्यूलोस। देखिए 50-50 बटा है इनमें, 50 इन दोनों में माइकल मेयर और दीदेयर क्यूलोस में और 50 मिला है अकेले जेम्स पीवल्स को। क्यों? कॉस्मोलॉजी, फिजिकल कॉस्मोलॉजी के लिए जेम्स पीवल्स को, और जो हेक्सोप्लैनेट है ना सोलर ऑर्बिट में, उनकी खोज के लिए इन दोनों को मिला है। अब हम जितने भी अंतरिक्ष में जो हेक्सोप्लैनेट देखते हैं वो इन्हीं की बदौलत जो है वो संभव हो पाया है। सबसे पहले इन्होंने एक हेक्सोप्लैनेट की खोज की थी, उसका नाम था पेगासी बी। क्या था? पेगासी बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, समाचारों में रहा आइंस्टाइन रिंग क्या है? समाचारों में रहा आइंस्टाइन रिंग क्या है? एक खगोलीय परिघटना है या फिर कोई अंतरिक्ष दूरबीन है जिसमें सूक्ष्म ग्रहों के अध्ययन में सहायता मिलेगी, या फिर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का सबसे बड़ा ब्लैक होल है, या फिर सरस्वती सुपर क्लस्टर में स्थित करोड़ों तारों का समूह? क्या है ये? देखिए सरस्वती सुपर क्लस्टर में स्थित करोड़ों तारों का समूह नहीं है ये, ना ही कोई ब्लैक होल है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का है सबसे बड़ा। अंतरिक्ष दूरबीन भी ये नहीं है जिसकी सहायता से सूक्ष्म ग्रहों का अध्ययन किया जा सके। फिर है क्या ये? यह एक खगोलीय परिघटना है। क्या है? एक खगोलीय परिघटना है आइंस्टाइन रिंग। तो देखिए आइंस्टाइन रिंग एक खगोलीय परिघटना है। यह कई मिलियन दूर स्थित आकाश गंगाओं के साथ एक सीधी रेखा में आने पर घटित होती है, कुछ इस तरह से। यदि आपने देखा होगा लॉस्ट इन स्पेस जो एक वेब सीरीज़ है उसका 2, अभी तक 2 पार्ट आए ना उसके, तो फर्स्ट वाले पार्ट में सबसे लास्ट वाला जो एपिसोड है उसका, तो कुछ इस तरह से जो है आइंस्टाइन रिंग उनको दिखती है और जो उनका स्पेसशिप है वो उसके अंदर खींच लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी लेज़र बंदूक तैयार की गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका नाम यूरोपीय एक्स रे फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र है।
इसे 111 देशों के वित्त पोषण से तैयार किया गया है। इसकी मदद से वैज्ञानिक अब विषाणुओं या कोशिकाओं के विवरणों को समझने में, उनकी 3D छवि तैयार करने में एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम हो सकेंगे। तो सबसे बड़ी लेज़र बंदूक के संदर्भ में पहला वाला तो करेक्ट है। इसका नाम यूरोपीय एक्स-रे फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र है। इसको 111 देशों के द्वारा वित्त पोषण नहीं किया गया है, केवल 11 देशों के द्वारा वित्त पोषण किया गया है। दूसरे वाले को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ दो है इसी में यही कटेगा। देखिए, इसकी मदद से वैज्ञानिक अब विषाणुओं या कोशिकाओं के विवरणों को समझने में, उनकी 3D छवियों को तैयार करने में तथा रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम हो सकेंगे। थर्ड करेक्ट। तो 1 और 3 सही है इसका, फिर उसका सी हो जाएगा। तो देखिए, कथन 2 यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसे 11 देशों के वित्त पोषण से तैयार किया गया है। यह परमाणुओं, विषाणुओं और रासायनिक प्रक्रियाओं को भी जानने में सहायता इससे मिलेगी। और देखिए, इसका नाम यूरोपीय एक्स-रे फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र है। इसकी सहायता से वैज्ञानिक अब विषाणुओं या कोशिकाओं के विवरणों को समझने, उनकी 3D छवियां तैयार करने एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने में सक्षम हो सकेंगे। 10वां प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी के समान खोजे गए ग्रह, उसका नाम क्या है? प्रॉक्सिमा बी के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये देखिए, ये अर्थ और ये है प्रॉक्सिमा बी। तो देखिए, इस ग्रह पर एक वर्ष जो है ना, वो पृथ्वी के समान 370 दिन का होता है। पृथ्वी के समान 370 दिन का कैसे हो सकता है? गलत है स्टेटमेंट। पृथ्वी पर तो 365 दिन का होता है ना। तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया पहला वाला। देखिए, इस ग्रह की उपस्थिति शीतोष्ण क्षेत्र में है और सूर्य के समान इस ग्रह का भी एक तारा है जो सूर्य से अधिक चमकीला है। तो पहले वाले को तो एलिमिनेट करो, क्योंकि इस पे जो दिन है ना, जैसे पृथ्वी पर तो 365 दिन का एक वर्ष होता है। अच्छा, वर्ष सॉरी। तो पृथ्वी पर जो एक वर्ष है वो 365 दिन का होता है। यहाँ लिखा है कि 770 दिन। तो 770 दिन का तो होता नहीं है प्रॉक्सिमा बी पर होता है 11 दिन का एक वर्ष। केवल 11 दिनों का एक वर्ष होता है। और पृथ्वी के समान तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर 365 दिन का होता है। इस ग्रह की अवस्थिति शीतोष्ण क्षेत्र में है, तो सेकंड वाला करेक्ट है। सूर्य के समान इस ग्रह का भी एक तारा है, इतना करेक्ट है, जो सूर्य से अधिक चमकीला नहीं है, गलत है। तो सूर्य से अधिक चमकीला नहीं है, लेकिन इसका भी एक तारा है, शीतोष्ण क्षेत्र में है, ये सही है। और ये वाला गलत है, केवल हमको गलत ही ढूंढना है यहाँ पर। तो सेकंड वाला करेक्ट है, बाकी फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कथन 1 और 3 गलत हैं, क्योंकि पृथ्वी के समरूप खोजे गए प्रॉक्सिमा बी ग्रह पर जो एक वर्ष है केवल 11 दिन का होता है। कितना? 11 दिन का। जबकि पृथ्वी पर यह 365 दिन का होता है एक वर्ष, इसलिए गलत है पहला। और इस ग्रह की अवस्थिति शीतोष्ण क्षेत्र में है, तो दूसरा वाला सही है। सूर्य के समान इस ग्रह का भी एक तारा है जो आकार में सूर्य के 12वें भाग के बराबर है तथा सूर्य से कम चमकीला है, अधिक चमकीला नहीं है, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न थे, अच्छे से इसका रिवीजन करना 2 बार कम से कम, तभी याद रहेगा। धन्यवाद।